Assalamualaikum everyone. This is Azad Ali Photo in front of you, and today's our topic for discussion is excretion in animals. अच्छा, अगर बात करें प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की, तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनती हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं वो तकरीबन क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती हैं। तो इस वजह से वो इतनी टॉक्सिक भी नहीं होती और उनको प्लांट की बॉडी से रिमूव करना भी कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता। अगर एनिमल्स के अंदर बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो जो एनिमल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों कहा जाता है? प्लांट के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो सारी प्रोटीन बेस्ड होती हैं, यानी कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से, प्रोटीन के मेटाबोलाइज होने से ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, इस वजह से इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। अच्छा, अब एनिमल के अंदर ये जो वेस्ट होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। नाइट्रोजनस वेस्टेस, लेट्स सपोज अमोनिया, उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोसैंथीन, TMAO जो हमने पढ़ा था, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, और उसके बाद एलोनटोइन। अच्छा, अब ये सारी नाइट्रोजनस वेस्टेस हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। लेट्स सपोज अगर क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन कैसे प्रोड्यूस होती है? ये मसल्स के सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। जब मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, यानी मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होती है। ठीक है, तो वहां पर मसल सेल्स के अंदर एटीपी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पर एक फॉस्फेट चाहिए होता है एटीपी बनाने के लिए। तो फिर वहां पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको फॉस्फोक्रिएटिनिन कहते हैं। तो फिर वो जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है उससे फॉस्फेट ब्रेकडाउन होकर वो एडीपी के साथ मिलकर एटीपी बना लेता है और एक क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होती है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इस वजह से इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्टेस या फिर मेटाबॉलिक वेस्टेस जो हैं वो एनिमल्स की बॉडी में प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब अगर देखें तो हमने कहा था कि प्रोटीन बेस्ड नाइट्रोजनस वेस्टेस होती हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्रेकडाउन होती हैं किस चीज के अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। ठीक है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब इनके ब्रेकडाउन होने से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अमाइनो एसिड्स और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस, यानी कि एक प्रोसेस होता है डीअमाइनेशन का। डीअमाइनेशन में क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक बेसिस। अब इन अमाइनो एसिड्स के अंदर और न्यूक्लिक बेसिस के अंदर अगर देखा जाए तो इनके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, और ये अमाइन ग्रुप टॉक्सिक होता है। अमाइन ग्रुप को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए कि ये यानी कि सॉल्युबल होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल होता है और ये डिसॉल्व होकर बॉडी की पीएच को इंक्रीज कर देता है, या फिर बॉडी के अंदर ये पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है, और इसकी वजह से जो मतलब बॉडी है एनिमल की उसमें कन्वोल्यूशंस या फिर कोमा वगैरह इनके डेथ काज हो सकती है। तो इस वजह से अमाइन ग्रुप को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तब क्या होगा? डीअमाइनेशन का प्रोसेस होगा जिसमें जो अमाइन ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। द प्रोसेस in which amine group is removed from amino acids and nitrogenous basis, this process is called deamination. अब deamination के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप का फार्मूला होता है NH2। ठीक है, अब ये जो अमाइन ग्रुप है ये एक्सक्रीट होगा बॉडी, एनिमल की बॉडी से। अब एनिमल्स इसको मॉडिफाई करेंगे किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट में अकॉर्डिंग टू नीड। लेट्स सपोज अगर एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होती है। ठीक है, तो अमाइन ग्रुप होता है वो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करेंगे? इस अमाइन ग्रुप से अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल है या मैमल्स वगैरह या कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो वो क्या करेंगे? वो अमाइन ग्रुप से यूरिया बनाएंगे, और जो बर्ड्स वगैरह या इंसेक्ट, रेप्टाइल या स्नेक्स वगैरह हैं ये क्या करेंगे? ये अमाइन ग्रुप से यूरिक एसिड बनाएंगे।
यानी कि अमाइन ग्रुप ये प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस है, फिर ये मॉडिफाई होकर किसी और नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कौन सी नाइट्रोजनस बेस बननी है अमाइन ग्रुप से, ये मतलब डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल का एनवायरनमेंट कौन सा है और किस फॉर्म में वो एक्सक्रिएट करेगा, कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, फिर जाकर वो प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब अगर देखें तो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली जो एनिमल्स के अंदर बनती हैं वो तीन होती हैं जो हमने डिस्कस की इधर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो आज इस लेक्चर में कंपेयर करते हैं इन तीनों हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, ठीक है, इन तीनों को कंपेयर करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया हैज नो नीड ऑफ एनर्जी टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है, जो मतलब अमोनिया की फॉर्मेशन है उसके लिए एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इधर देखें तो अमोनिया अमाइन ग्रुप से अमोनिया का बनना, अमाइन ग्रुप क्या होता है NH2, जब इससे एक हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा NH3, और ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। अगर सेम इसी जगह देखें यूरिया को, तो यूरिया के अंदर यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसे हम पॉलीथीन साइकिल कहते हैं या फिर यूरिया साइकिल कहते हैं, ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके तकरीबन 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और इसको बनाने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और इसी तरह से अगर यूरिक एसिड को देखें, अमाइन ग्रुप से यूरिक एसिड का बनना, इसमें ऑलमोस्ट 15 जो स्टेप्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो इसके यूरिक एसिड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, ठीक है। अगर एक एरो की मदद से समझें, ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इधर हम बात करते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। अब इनमें अगर एनर्जी देखें, ठीक है, एनर्जी रिलेशन तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर इसमें हम देखें वाटर के रिलेशन को, तो वाटर का जो रिलेशन है वो इस साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखें कैसे, अब इससे हम 2 पॉइंट समझेंगे, एक एनर्जी, ठीक है, और एक अमाउंट ऑफ वाटर। अब अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बनाने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बिल्कुल कम अमाउंट में चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, एनर्जी। उसके बाद अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया फॉर्मेशन के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी का कुछ अमाउंट चाहिए यूरिया को बनाने के लिए, यानी कि जो नीड है एनर्जी की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसी तरह से यूरिक एसिड की बात करें तो इट नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बनाने के लिए इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी कंजप्शन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अमोनिया से यूरिया तक और यूरिया से यूरिक एसिड। अगर इसी जगह हम वाटर की नीड को देखें तो जो वाटर की नीड है, ठीक है, नीड ऑफ वाटर, जो अमोनिया है, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होती है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट चाहिए मतलब वाटर का अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रिएट करने के लिए। यही वजह है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में जो मतलब अपनी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग में ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखें तो अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए जस्ट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या अगर देखें तो NH3, ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजन के ग्राम्स प्रेजेंट हैं, जस्ट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी कि वाटर की जो नीड है वो बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है। और उसके बाद देखें यूरिया को, तो यूरिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, यानी कि 50 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट है वाटर की लेकिन कम है। तो यानी इस तरफ क्या हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है वाटर की नीड की। और सेम अगर देखें यूरिक एसिड की तरफ, तो यूरिक एसिड को यानी रिमूव करने के लिए बॉडी से बिल्कुल कम जो वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जस्ट 1 मिलीलीटर पर ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
ठीक है, यानी अगर यूरिक एसिड के अंदर जस्ट 4 नाइट्रोजन यानी कि एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो इसको यानी 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए जस्ट 1 मिलीलीटर वाटर का रिक्वायर्ड होता है। तो यानी कि दोनों क्या है, इनवर्स हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे अमोनिया को यूरिया की तरफ और यूरिया से यूरिक एसिड की तरफ, तो जो एनर्जी की कंजप्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर वाटर की बात करें तो जो वाटर की कंजप्शन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए और उसके बाद यूरिया को रिमूव करने के लिए उससे कम, और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए उससे भी कम वाटर चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो अमोनिया होती है इट इज हाईली टॉक्सिक, ये बिल्कुल टॉक्सिक होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, ठीक है, उनके पीएच को रेज कर सकती है और पॉइजनस होती है, वेरी टॉक्सिक होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड। अगर यूरिया की बात करें तो ये 1 लाख टाइम्स क्या होती है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जो है कम टॉक्सिक होती है। और उसके बाद यूरिक एसिड की बात करें तो ये सबसे लेस टॉक्सिक है, यानी अमोनिया सबसे ज्यादा और उसके बाद यूरिया और उसके बाद यूरिक एसिड इज द लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। अच्छा, वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी से अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया करते हैं। These animals are called अमोनोटेलिक, और जो यूरिया एक्सक्रिएट करेंगे these are called यूरियोटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं these are called यूरिकोटेलिक। अच्छा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जो अमोनिया है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होती है, जल्दी से वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। और यूरिया जो होती है, यूरिया इज स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल होती है लेकिन स्लाइटली कम सॉल्युबल होती है। और उसके बाद यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में यूरिक एसिड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो अमोनिया है, अमोनिया इज रिमूव्ड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, अमोनिया को रिमूव करने का बॉडी से एक ही तरीका है कि वाटर के साथ ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर जाके ये रिमूव होगी। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया रिमूव एज यूरिन, यूरिया जो होती है वो यूरिन के साथ रिमूव हो जाती है। और उसके बाद यूरिक एसिड जो है इट रिमूव एज पेस्ट लाइक यूरिक क्रिस्टल्स आर पेलेट्स। ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह में देखें तो ये पेलेट्स की फॉर्म में या फिर यूरिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ एनिमल्स के हिसाब से जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ऑलमोस्ट वो सारे क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। और उसके बाद अगर यूरिया की बात करें तो जो एम्फीबियंस हैं, शार्क्स वगैरह, बोनिंग फिशेस और मैमल्स, ये सारे यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं बॉडी से। और उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह या फिर जो इंसेक्ट होते हैं वो सारे यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं। ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।